हेलो एंड वेलकम ऑफ 8th क्लास नेक्स्ट चैप्टर। लास्ट चैप्टर में हमने ऑलरेडी रीड कर लिया है अपने पॉलिटिकल चैप्टर फर्स्ट को इंट्रोड्यूस एंड आई एम वेरी हैप्पी फॉर दिस कि आप सबने बहुत अच्छे रिस्पॉन्स के साथ वर्क भी किया, लर्निंग भी करी होगी आई होप, क्योंकि लर्निंग का भी मेरे पास कोई सोर्स नहीं है कि मैं कैसे आपसे एक्सेप्ट करूं, बट आई होप कि आपने लर्न किया होगा। रिटन जो आपने सेंड किए हैं वर्कशीट्स के आंसर्स, दैट वाज ऑसम, लिटरली बहुत अच्छा काम किया आप सब ने। चलिए, तो उस सेम वैसे ही जैसे आपने रोल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन में बहुत अच्छे एफर्ट के साथ अपने पूरा एफर्ट डाला है, वैसे ही अब नेक्स्ट हिस्ट्री चैप्टर पुट करते हैं। इसमें आज मैंने आपका चैप्टर 1 लिख रखा है। आई थिंक दिस इज चैप्टर 6, ओके, 7th चैप्टर इट इज। तो ये आपका हिस्ट्री का 7th चैप्टर है, जस्ट बिकॉज ऑफ की इम्पोर्टेंट चैप्टर्स, because this time now it is not necessary to continue the one by the syllabus. Which one is the important chapters, that one we will do in advance, and the last rest chapters which one is in your syllabus we will done in a last time. So this one is a important chapter, that's why I am putting here today, and easy too, बिकॉज इम्पॉर्टेंट के साथ साथ ईजी भी है, आपको मज़ा आएगी हिस्ट्री पढ़ने में। बिकॉज जब हम लास्ट में 7th में क्लासेस लेते थे तो बहुत सारे बच्चों का रिवल्ट आता था, मैम मतलब जब स्टोरीज़ चलती हैं तो हिस्ट्री बहुत अच्छी लगती है, बट जैसे ही स्टोरीज़ के अलावा कुछ ऐसा आता है तो फिर मज़ा नहीं आता। तो आज मेरी पहली क्लास में जो 8th की है उसमें हम 1857 के बारे में पढ़ेंगे, और यहाँ पे हम सिर्फ इस चैप्टर का इंट्रोडक्शन ले रहे हैं, क्लियर, फर्स्ट पार्ट है, और इसी वजह से हम यहाँ पे इंट्रोडक्शन लेंगे। सिर्फ आज कोशिश करेंगे कि थ्रो द पॉइंट फर्स्ट और वर्ड फर्स्ट से लास्ट वर्ड तक पूरे चैप्टर में आपको बताने की क्या कोशिश की गई है, आपको क्या समझाने की कोशिश की गई है, क्लियर। चलिए इंट्रोडक्शन की बात करते हैं। चैप्टर 7 हिस्ट्री क्लास 8, द रिवोल्ट ऑफ 1857 पार्ट फर्स्ट, क्लियर। रिवोल्ट ऑफ 1857, आई होप कि ये वर्ड, ये जो सन है, ये सबने आपने लास्ट क्लासेस में भी सुना होगा। क्लासेस में नहीं सुना होगा तो हमारी जो हिस्ट्री रिलेटेड मूवीज़ आती हैं उनमें देखा होगा, कहीं ना कहीं जब आप इंडिपेंडेंस की स्पीच तैयार करते हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं सॉरी, उस टाइम पे आपने 1857 का वर्ड या नाम ज़रूर सुना होगा, क्लियर। रिवोल्ट मीन्स होता है जब कोई व्यक्ति या ग्रुप, पूरी कम्युनिटी जब किसी चीज़ के खिलाफ विद्रोह कर देती है, अगेंस्ट खड़ी हो जाती है कि जो आप कर रहे हो वो चीज़ सही नहीं है, उस कोई भी राजा है, सुल्तान है, गवर्नमेंट है, उसके खिलाफ कोई भी व्यक्ति, कोई भी कम्युनिटी, कोई भी ग्रुप अगर खड़ा हो जाता है अगेंस्ट में, उस वर्ड को हम रिवोल्ट कहते हैं, अंडरस्टूड, रिवोल्ट। 1857 का रिवोल्ट बहुत इम्पॉर्टेंट है, हम सबको जानना चाहिए कि 1857 में हुआ क्या था। 1857 ये वो सन था जब पहली बार हम इंडियंस, हम भारतीय के अंदर एक भावना जगी थी कि हमारा देश है, हमारे देश पे ब्रिटिशर्स कैसे राज कर सकते हैं, हमारा देश है, हमारे राइट्स होने चाहिए, हमारे देश है, हमारे इस पर जो हमारी ड्यूटीज़ हैं वो हमें फॉलो करनी चाहिए या हमें निभानी चाहिए, उसके लिए हमें ब्रिटिशर्स की ज़रूरत नहीं है या किसी भी दूसरी कम्युनिटी की ज़रूरत नहीं है। सिर्फ ये सोच के 1857 का रिवोल्ट हुआ, और उसके बहुत सारे कॉजेस थे, क्योंकि कोई भी रिवोल्ट, कोई भी विद्रोह एक बार में नहीं होता, क्लियर। एज एग्जाम्पल आपके घर से लेते हैं, आपके छोटे भाई बहन हैं, वो बार बार आपके पेंसिल, इरेजर, पेन या कॉपीज़, नोटबुक, वटेवर, या आपकी कोई भी चीज़, गेम्स, है ना, कोई भी चीज़ को वो बार बार टच करते हैं जो कि आपको लगता है कि वो नुकसान कर सकते हैं। आप उनको एक बार मना करोगे प्यार से, 2 बार मना करोगे, लेकिन 3rd to 4th टाइम आपको गुस्सा आ जाएगा और उस टाइम आप क्या करोगे, उनको स्कॉल्ड कर दोगे, डांट दोगे। सेम ऐसे ही हुआ, हम जो इंडियंस थे, हम 16th सेंचुरी से लेके 1857 तक हमने बहुत कुछ प्यार से सहने की कोशिश करी। शुरू में तो हमको समझ में ही नहीं आया कि जो ब्रिटिश इंडिया है वो हमारे ऊपर एक्चुअली
कैप्चर कर रही है, हमारे ऊपर वो रूल करना चाह रही है। उस टाइम हमें फील हुआ कि ये सिर्फ हमारे देश में बिजनेस करने आए हैं, ट्रेड करने आए हैं और ये वही कर रहे हैं, लेकिन वो धीरे धीरे क्या कर रहे थे, वो सिर्फ वो रूलिंग करने के फेज में थे कि ऑलरेडी ब्रिटिश जो इंग्लैंड है वो तो हमारा है ही, हम नेक्स्ट कंट्री पे भी अपना कैप्चर करें। से ठीक 1857 एक डेट थी 29 मार्च 1857, ये वो डेट थी जब एक व्यक्ति, एक सिपाही कह सकते हो आप, क्या कह सकते हो, सिपाही, ठीक है, सिपाही होते हैं, सिपाही को कह सकते हो आप, सिपाही थे जो ब्रिटिश इंडिया के थे, कि गवर्नमेंट में काम करते थे, ब्रिटिश इंडिया के सिपाही थे, लेकिन मूलभूत से वो इंडियन थे और उनका नाम था मंगल पांडे। क्या नाम था उनका, मंगल पांडे, ठीक है, मंगल पांडे। इनको कहा जाता है कि ये वो व्यक्ति थे जिन्होंने पहली बार लोगों के मन में एक रिवॉल्ट पैदा किया, विद्रोह पैदा किया कि हमें ब्रिटिशर्स के, या आप कह सकते हो उनको एनर्जी दी कि हम ब्रिटिशर्स के आगे खड़े हो सकते हैं। क्लियर, चलिए, तो ये एक डेट आ गई। 1857 के बारे में ही पढ़ेंगे, उनके कुछ कॉजेस के बारे में पढ़ेंगे, कारण के बारे में कि ऐसा क्या हुआ था लगभग 200 साल बाद या 250 साल बाद जो लोगों में रिवॉल्ट की भावना उत्पन्न हो गई, ऐसा क्या किया था ब्रिटिशर्स ने। क्लियर, सबसे पहले देते हैं, लेट अस एग्जामिन द कॉजेस। ऐसा क्या था, एग्जामिन करते हैं। पहला था पॉलिटिकल कॉजेस, सबसे पहली कॉजेस आती है पॉलिटिकल कॉजेस। पॉलिटिकल कॉजेस क्या थी, शुरू में जब ब्रिटिशर्स हमारे देश में आए तो उन्होंने क्या किया, छोटे छोटे राज्यों पे, छोटे छोटे उस टाइम तो किंगडम्स थे, राज्य थे, छोटा या बड़ा, तो छोटे छोटे राज्यों पे उन्होंने उनको हड़पना शुरू किया। जैसे झांसी की रानी की बात आती है, लखनऊ की हजरत बेगम महल की बात आती है, ठीक है। उन्होंने उस टाइम रूल बना दिया कि अगर राजा जो उस टाइम उस पर्टिकुलर किंगडम का किंग है, अगर उसकी डेथ हो जाती है और उसके पीछे उसका कोई भी सक्सीजर नहीं है, कोई भी उत्तराधिकारी नहीं है, तो वो जो राज्य है वो सीधे सीधे ब्रिटिश आर्मी के पास या ब्रिटिश रूल के पास आ जाएगा। हमारा देश, और रूल कौन करने जा रहा है, ब्रिटिशर्स। बोल कौन रहा है, ब्रिटिशर्स। वो हमारे देश में आके हमारे देश में नियम बना रहे हैं। जैसे आपके घर में कोई गेस्ट आ जाए और वो बोल दे कि अगले दिन से लोग 4 बजे उठेंगे, इतने बजे नाश्ता करेंगे, अगर कोई टाइम पे नहीं आया तो उसको नाश्ता नहीं मिलेगा, तो आपको बुरा लगेगा ना। आपको क्या लगेगा, अरे मेरा घर और मेरे घर पे आके आप गेस्ट आए हो, मैं आपकी रिस्पेक्ट कर रहा हूँ, लेकिन इसका मतलब ये थोड़ी है कि आप मेरे घर पे रूलिंग करने लगो। वही भावना जगी, पॉलिटिकल इश्यूज हुए राजाओं के बीच में। शुरू में तो उनको नहीं पता चला, उनको लगा कि अरे ब्रिटिशर्स ने उनको बोला आप हमारा साथ दो, वो जो राज्य है उसको हम जीत लेंगे और फिर हम आपको दे देंगे। लेकिन धीरे धीरे उनकी जो चालाकियाँ थी वो लोगों के सामने खुलने लगी। राजा भी जो थे, नवाब जो थे, उनको भी बातें समझ में आने लगी कि नहीं, ये आज दूसरे को मार सकते हैं, उसकी जगह को हड़प सकते हैं, तो कल को ये मेरा किंगडम भी हड़प लेंगे। और इस तरह धीरे धीरे पॉलिटिकल इश्यूज लोगों में जगने लगे। इनको हम डिटेल में पढ़ेंगे अपने नेक्स्ट पार्ट्स में। क्लियर, चलिए नेक्स्ट आता है इकोनॉमिक कॉज। इकोनॉमिक कॉज हुआ जो हमारे इंडियन क्राफ्टमैन थे, जैसे जो लकड़ी का सामान बनाते हैं, रुई से सामान बनाते हैं, ठीक है, पत्थर मार्बल पे जो नक्काशियाँ करते हैं, इस तरीके की जो क्राफ्ट्स करते थे या रेशम का उत्पादन करते थे, वो रेशम वहाँ से प्रोड्यूस करते थे और उसी कच्चे माल को सस्ते में खरीद के, जैसे बहुत ज़्यादा सस्ते में, उस टाइम पैसा चलता था, आज तो रुपए में भी बात होती है, तो उस टाइम तो पैसे में बात होती थी, 50 पैसे में, है ना, 75 पैसे में, 25 पैसे में। तो इस तरीके से उनसे कच्चा माल सस्ते में खरीदते थे, रेशम, रुई, मलमल, ठीक है, ये चीज़ें सस्ते में खरीदते थे और उन्हीं चीज़ों को विदेश में भेजते थे, ठीक है, और विदेश में उनको मशीनों के द्वारा अच्छे अच्छे कॉस्ट्यूम्स बना के वापस इंडिया में लाते थे और उनको राजाओं से, नवाबों से 3 गुने, 4 गुने, शायद 50 गुने दामों में भी बेचते थे। तो ये एक इकोनॉमिक रीज़न हो गया था कि जो इंडियन क्राफ्टमैन थे उनका ही बनाया हुआ सामान, जैसे यहाँ पे कालीन बहुत फेमस है, ठीक है,
यहाँ की कालीन जो कश्मीर में बनाई जाती है, डिफरेंट डिफरेंट जगह पे जो पंजाब के वूलन फैक्ट्रीज़ हैं उनकी चीज़ें बहुत फेमस थी। तो वो यहाँ से सामान ले जाते थे। एक तो ये हो गया कि वापस यहाँ बेचते थे, उसमें नुकसान होता था कि अगर वही फैक्ट्री वही मशीन वो इंडिया में लगा देते तो उनको मतलब जो इंडियन है उनको भी प्रॉफिट होता, लेकिन वो ऐसा नहीं करते थे। कच्चा माल यहाँ से ले जाते थे और वापस इंग्लैंड में उसको अच्छी कुछ चीज़ बना के उसको वापस यहाँ 50 गुने 60 गुने या 20 टाइम्स मोर देन में वो यहाँ इनको राजाओं को बेचते थे। तो एक ये रीज़न था। और दूसरा रीज़न था कि जो यहाँ का सामान है, यहाँ से कालीन सस्ते में खरीदते थे और विदेशों में ले जाके उसको महंगे दामों पे बेचते थे। तो लॉस किसका हो रहा था? इंडियन क्राफ्टमैन का, या जो इंडियन सोसाइटी थी, इंडियन वर्कर्स थे उनका। तो ये एक इकोनॉमिक कॉज भी था। जब लोगों को ये पता चला कि हमारी सेम चीज़ का 1 रुपये हमें मिल रहा है और ये 1000 रुपये दूसरे को सेल करके कमा रहे हैं, तो उनके अंदर रिवोल्ट की भावना उत्पन्न हुई। नेक्स्ट आता है सोशल एंड रिलीजियस कॉजेज़। सोशल एंड रिलीजियस कॉजेज़ में एक बड़ा डिफरेंस, बहुत मतलब डिफरेंट चीज़ है। जैसे कुछ चीज़ें उन्होंने अच्छी भी करी, लेकिन होता है ना कि जब हम किसी से नाराज़ होते हैं तो अगर वो हमारे लिए कुछ अच्छा भी करता है तो हमको बुरा लगता है, ठीक है। ऐसा ही कुछ हुआ था सोशल एंड रिलीजियस कॉजेज़ में। जैसे उन्होंने सती प्रथा बंद करी। सती प्रथा इन द सेंस, अगर कोई महिला है जिसके जो विडो है, जिसके हस्बैंड की डेथ हो गई है, उसको जिंदा जला दिया जाता था उसके हस्बैंड की प्रे के साथ में, ठीक है। मतलब हमारे हिंदू में रिवाज है ना कि हम जो मर जाता है उसको हम चिता पे जलाते हैं, तो उसी के साथ उसकी जो वाइफ होती थी उसको भी जला दिया जाता था। तो इसको ये बहुत अच्छी चीज़ करी थी ब्रिटिशर्स ने कि इस सती सिस्टम को रोक दिया था। लेकिन क्योंकि सती सिस्टम को रोका था, लोगों को रिलीजियस जो भाव था ना, लोगों को लगता था ये हमारे धर्म के खिलाफ जा रहे हैं, तो लोगों ने इसके लिए भी उनसे रिवोल्ट कर लिया था। मतलब अगर कोई बुरा है तो उसकी अच्छी चीज़ें भी हमें कैसी लगती हैं? बुरी। चलिए, नेक्स्ट इज द मिलिट्री कॉसेस। मिलिट्री कॉसेस से ही रिलेटेड है हमारे मंगल पांडे का जो नियम है या जो कानून है, वो जो भी मैचशिप है वो मिलिट्री से है। एक्चुअली इन्होंने एक रूल लाया, उस टाइम इनफील्ड राइफल करके एक राइफल्स आई थी, ठीक है। और उन राइफल्स में आपने ये कहानी सुनी होगी या मंगल पांडे मूवी है उसमें देखी भी होगी कि उस के जो कारतूस थे उनको निकालने के लिए दांतों का यूज़ करना पड़ता था। मंगल पांडे, आपको दिख रहा है पांडे जो सरनेम है, ये ब्राह्मण लगाते हैं हमारे इंडिया में। तो ब्राह्मण के लिए बहुत बड़ी बात है या गलत बात है, उनके धर्म के खिलाफ है कि दांतों से या मुंह में, दांत का मतलब क्या है कि आप खा रहे हो उस चीज़ को, आपके मुंह में जा रहा है। तो उन्होंने उस टाइम पे क्या किया कि उसमें काऊ या फिर पिग की जो ग्रीसिंग थी, उसके जो आप कह सकते हो जो ग्रीस करते हैं ना, जो चिकना पदार्थ होता है कि वो उसमें ईजिली चले जाए, इसकी वजह से ग्रीसिंग में वो यूज़ करते थे उन काऊ या पिग का। तो दांतों से खींचते समय वो मुंह में आपके जाएगा, जो भी चीज़ आप दांत में लगाओगे वो आपके मुंह में जाएगी। तो एक बार मंगल पांडे को किसी ने बोल दिया ये बात कि वैसे तो तुम बहुत बड़े ब्राह्मण बने फिरते हो, छुआछूत मनाते हो, अनटचेबिलिटी शुरू से थी हमारे इंडिया में। तो उन्होंने बोला कि तुम बहुत बड़े ऐसे बनते हो कि ब्राह्मण हो, और जब तुम इनफील्ड राइफल यूज़ करते हो जो ब्रिटिशर्स की है, क्योंकि ये एक सिपाही थे ब्रिटिश आर्मी में, तो उस टाइम तो जब तुम खींचते हो ना तो उसमें गाय की या फिर जो पिग है उसकी चर्बी लगी होती है, तो उसको जब खींचोगे तो तुम्हारे मुंह में, तो तुम तो वैसे ही अशुद्ध हो चुके हो, तुम तो मतलब गाय खा रहे हो, क्योंकि गाय हमारे इंडिया में कैसी है, माता की तरह है ना, पूजते हैं हम उसको। तो ये बात पांडे जो मंगल पांडे थे उनको लग गई और उन्होंने रिवोल्ट कर दिया इसके खिलाफ। वो गए और उन्होंने ब्रिटिश आर्मी के ऑफिसर से इस बात को पूछा कि क्या सच है या झूठ है, तो उनको पता चला कि नहीं ये बात तो सच है, और उन्होंने रिवोल्ट कर दिया, क्योंकि ये बात कहाँ आ गई कि उनके धर्म पे। तो मिलिट्री कॉसेस भी धीरे धीरे बढ़ रहे थे। दूसरी चीज़ थी, जो इंडियन सिपाही थे उनको हाई पोस्ट नहीं दी जाती थी। लाइक सूबेदार एक लास्ट पोस्ट थी, हवलदार, फिर सूबेदार, सिपाही, इन्हीं पोस्ट तक रखा जाता था। जो हाई पोस्ट थी वो नहीं दी जाती थी, वहाँ पे ब्रिटिशर्स ही रहते थे। तो एक ये भी अंदर आता था कि मैं कैपेबल हूँ, मैं अच्छा हूँ, मैं इतने शिद्दत से इनकी जॉब कर रहा हूँ, उसके बाद भी ये मुझे हाई पोस्ट नहीं दे रहे हैं। तो दिस वन द कॉसेस नहीं थे।
इमीडिएट कॉसेज सेम यही है मंगल पांडे का, कि लोगों को पता चला कि जो ब्रिटिशर्स है वो हमसे झूठ बोल के हमारे रिलीजन पे या सोशल तरीके से हमें परेशान कर रहे हैं या हमारी चीज़ों को मान नहीं रहे हैं, क्योंकि जो काऊ होती है, गाय होती है, वो हिंदू के लिए माता होती है, वो उसको मारते नहीं हैं, खाते नहीं हैं, और जो पिग होता है वो मुस्लिम्स के लिए फॉरबिडन होता है, कि मतलब वो उनके यहाँ छुआछूत माना जाता है कि नहीं, आप पिग को छूना भी उनके लिए बहुत गलत बात होती है। तो इस तरीके से एक ये रिलीजियस जो इमीडिएट रिवोल्ट हुए थे वो उसका रीज़न कॉसेस था। नेक्स्ट है बिगिनिंग ऑफ रिवोल्ट। बिगिनिंग ऑफ रिवोल्ट इसी डेट को माना जाता है 29 मार्च 1857। मंगल पांडे ने आवाज़ उठाई, उनको फांसी दे दी गई, और फांसी देने के कुछ दिनों बाद 10th ऑफ मई को जो पूरे सिपाही थे, जिनको सबको पता चल गया था कि मंगल पांडे सही बात कह रहा था और इस वजह से उसको फांसी दे दी गई, तो 10 मई को लगभग जो बाकी लोग थे उन्होंने भी रिवोल्ट कर दिया, और इसीलिए 1857 को रिवोल्ट कहा जाता है या रिवोल्ट ईयर भी कहा जाता है। चलिए नेक्स्ट आते हैं, स्प्रेड ऑफ रिवोल्ट कैसे फैला। झांसी की रानी 1857, बेगम हजरत महल लखनऊ 1857, मंगल पांडे 1857। तो ये छोटे छोटे राज्यों में 1 by 1 लोगों में ये बातें फैल रही थी कि जो ब्रिटिशर्स हैं वो हमें ठग रहे हैं, जो ब्रिटिशर्स हैं वो हमारे रिलीजन धर्म से मजाक कर रहे हैं, वो हमारे धर्म की अहमियत को नहीं समझ रहे हैं, और धीरे धीरे ये कॉसेस बढ़ते चले गए। नेक्स्ट आते हैं इम्पैक्ट ऑफ इम्पैक्ट ऑफ रिवोल्ट। इसका फर्क क्या पड़ा कि जो आम जनता थी, ये कुछ लोगों ने स्टार्ट किया, लेकिन इसका इम्पैक्ट क्या पड़ा, जो आम जनता थी वो भी रिवोल्ट करने लगी, वो भी जो उसका जो हक था उसके लिए ब्रिटिशर्स से मांग करने लगी। तो ये पूरा इंट्रोडक्शन है आपके चैप्टर का 1 by 1। अब हम अपने नेक्स्ट पार्ट्स में इसको थोड़ा सा और डिटेल में पढ़ेंगे, सन के वाइज में पढ़ेंगे, और ये भी पढ़ेंगे कि किन किन मेन पॉइंट्स पे या मेन स्पेसेस, जैसे पॉलिटिकल कोर्सेज हैं तो ये झांसी के लिए हुआ, ये सूरत के लिए हुआ, ठीक है। तो ये डिफरेंट कॉजेज में कहाँ कहाँ हुआ था, नाना साहब ने किया कानपुर में, तो ये कहाँ कहाँ हुआ था। चलिए इसी के साथ ये इंट्रोडक्शन पार्ट यहीं पे एंड करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में विद द फर्स्ट वन पॉलिटिकल, इकोनॉमिकल एंड सोशल। 3 पार्ट को हम वहाँ पे क्लियर करेंगे। ओके, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट में, तब तक रीडिंग करते रहिए और स्टडी करते रहिए। मिलते हैं, थैंक यू।